माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। सो गाइस, आज फिर से मैं आपके लिए एक वही इंटरेस्टिंग सेशन लेकर आई हूँ जिसके अंदर हम बात करने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट PYQs की। सो PYQs किस टॉपिक के, क्या एग्ज़ाम, तो चलो मैं जिन बच्चों ने आज शायद फर्स्ट टाइम ये वीडियो देख रहे हैं, जो आज ही हमसे जुड़ रहे हैं, उन्हें मैं बता देती हूँ। आज हम जो PYQ सॉल्व करने वाले हैं प्लस कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, तो वो है IMO की, यानी कि इंटरनेशनल मैथमेटिक्स ऑफ ओलंपियाड, जो कि आपके लिए है बच्चों क्लास 8 के स्टूडेंट्स के लिए। बेसिकली ये सेशन, ये एग्ज़ाम आपका हर एक क्लास के लिए कंडक्ट होता है, क्लास 5 टू आगे 10 तक कंडक्ट होता है। बट अभी आज का ये वीडियो आपके क्लास 8 वाले स्टूडेंट्स के लिए है। इससे पहले भी काफ़ी सारे वीडियोस हम लेकर आ चुके हैं जिसके अंदर हम टॉपिक वाइज PYQs पर डिस्कस करते हैं। हम देखते हैं कि इस टॉपिक के क्या PYQs रहने वाले हैं, या एग्ज़ाम में किस तरह के क्वेश्चन आपके पास फॉर्म होते हैं, ताकि इससे आपकी प्रिपरेशन और भी बेस्ट हो सके। तो चलिए बढ़ते हैं आगे की ओर। देखो, आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं, तो आज का हमारा टॉपिक है अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल एंड मेंसुरेशन। ठीक है, सो बेसिकली ये ज्योमेट्री का पार्ट है। अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल का तो आपको बहुत अच्छे से पता है, अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल में कैसे क्वेश्चन आएंगे। पैरेललोग्राम दे दिया, एक एंगल दे दिया, दूसरा निकालना है, लाइन एंड एंगल्स के क्वेश्चन बन जाएंगे। या फिर आपको रोम्बस का कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि रोम्बस क्या होता है। इसके अलावा कि काइट का क्या कॉन्सेप्ट होता है, कि इसमें जो अनइक्वल साइड के से जो एंगल्स फॉर्म होते हैं वो आपस में अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं। जो भी उससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट हैं वो सारे आपको यहाँ पर पता होने चाहिए। सो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। और आपको क्या करना है, साथ में एक पेन नोटबुक लेके बैठिएगा। जो क्वेश्चन हम यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं हैंड टू हैंड आपको भी सॉल्व करने हैं। ठीक है, अगर क्वेश्चन आ जाता है देन बहुत अच्छी बात है, और अगर आपको सॉल्यूशन समझ में नहीं आ रहा तो आपको उसको सीखना है, समझना है, ध्यान रखना है कि कहाँ पर आपके कॉन्सेप्ट स्किप हो रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज दैट बाय यूजिंग विच ऑफ द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन यू कैन कंस्ट्रक्ट ए रोम्बस। आगे रोम्बस की बात, यहाँ पर आपको ये क्वेश्चन दिया है प्रैक्टिकल ज्योमेट्री से। अब ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछा गया है कि आप बताओ, हमने तो ये क्वेश्चन दे दिया कि प्रैक्टिकल ज्योमेट्री की बताओ, एक रोम्बस बना के बताओ। ऐसा नहीं पूछा। यहाँ पे क्या पूछा गया, आपको कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन दे दी गई है। आपसे भी पूछा है कि बताइए आपको अगर एक रोम्बस फॉर्म करना है तो आप कैसे करेंगे, आपको क्या पता होना चाहिए। तो बात आती है मैम टू साइड पता होगी तो, क्योंकि रोम्बस में सारी साइड इक्वल होती है। बट ध्यान रखिएगा, अगर आपको ओनली साइड गिवन है, क्या गिवन है बच्चों, साइड गिवन है, तो आप स्क्वायर को कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। यानी कि केवल एक साइड आपको दे दी तो आप स्क्वायर, और अगर दो साइड दे दी तो आप हमारे पास रेक्टेंगल को कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। लेकिन रोम्बस के लिए, क्योंकि रोम्बस कैसे शेप होती है, ये बन गया रोम्बस। रोम्बस में ये सारे एंगल्स जो होते हैं बच्चों आपस में इक्वल नहीं होते हैं। मतलब ये अपोजिट तो ऑफकोर्स इक्वल होंगे, बिकॉज ये दोनों पैरेलल लाइन के से क्वेश्चन यहाँ पे एंगल्स फॉर्म हो रहे हैं, बट ये सारे आपस में इक्वल नहीं होते, साइड इक्वल होती है। तो रोम्बस की एक बहुत अच्छी प्रॉपर्टी होती है जो बताता है इसका डायगोनल। डायगोनल क्या कहता है कि किसी भी रोम्बस के जो दोनों डायगोनल है वो आपस में एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, बट 890 डिग्री, यानी कि परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करते हैं। तो मतलब अगर मुझे दो डायगोनल पता चल गए, मान लीजिए एक डायगोनल 10 है, सपोज दैट, जो भी है, हम सिर्फ इसको भी मान रहे हैं, दोनों आपस में इक्वल होते हैं। ये डायगोनल पता है, दूसरा भी पता है, तो ये बाइसेक्ट करेगा। तो इस लाइन को बाइसेक्ट करके हम यहाँ पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देंगे। ये बाइसेक्ट करेगा तो बस इससे फिर हम इस तरह से यहाँ पे रोम्बस बना सकते हैं। इसीलिए हमारे पास ये फॉर्म हो जाएगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, टू डायगोनल। मीन आपको दो डायगोनल अगर पता है तो आप एक रोम्बस को कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। और ये क्वेश्चन देखिए आपका IMO 2020 में फॉर्म हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ए कार्टून हैज डायमेंशन। कार्टून का मतलब वो कार्टून कैरेक्टर नहीं, जो बॉक्स होता है ना कार्टून, वो कार्टून। हैज डायमेंशन 6 मीटर, 5.5 मीटर एंड 3 मीटर। हाउ मैनी गिफ्ट पैक्स कैन बी स्टोर्ड इन इट। यानी कि इसके अंदर कितने गिफ्ट पैक्स आप रख सकते हो इफ द डायमेंशन ऑफ ए गिफ्ट पैक इज 60 सेंटीमीटर, 22 सेंटीमीटर एंड 30 सेंटीमीटर। तो जब भी ऐसे क्वेश्चन आएंगे आपको क्या करना है, आपको ये करना है, जैसे कि एक रूम दे दिया कि इस रूम में हम कितने छोटे छोटे बॉक्सेस फिट कर सकते हैं। तो रूम का आपको क्या निकालना है, वॉल्यूम, डिवाइड बाय जो बॉक्स आपको फिट करने हैं उसका वॉल्यूम निकालना है। दोनों को आप सॉल्व करेंगे, आंसर आ जाएगा। तो सेम वे में यहाँ पर हम क्या करेंगे, एरिया ऑफ कार्टून, यानी कि जो बड़ा सा बॉक्स है उसका एरिया निकालेंगे, डिवाइड बाय एरिया ऑफ गिफ्ट पैक्स। सो यहाँ पे वॉल्यूम, नॉट एरिया, वॉल्यूम ऑफ गिफ्ट पैक्स। तो यहाँ पर हमने क्या लिखा, सबसे पहले वॉल्यूम ऑफ कार्टून डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ यहाँ पे गिफ्ट्स।
तो ये किसके आ जाएगा, नंबर ऑफ गिफ्ट्स। ठीक है, सो वॉल्यूम निकालना, वॉल्यूम क्या होता है, क्यूब या क्यूबॉइड, क्यूबॉइड का आपको पता है लेंथ, ब्रेड्थ, हाइट तीनों का प्रोडक्ट। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ आपके पास 6 मल्टीप्लाई बाय 5.5 मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइड बाय। अब ये देखो सेंटीमीटर में, तो या तो आप इसे मीटर में कन्वर्ट करो या फिर ऊपर वाली वैल्यू को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करो। तो हम सोच रहे हैं कि इन्हें सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दे। देखो 6 को कन्वर्ट करोगे 100 से मल्टीप्लाई किया, इसको भी करोगे 100 से मल्टीप्लाई कर दिया। ये मैंने यहाँ पर इस तरह से थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर दिया। अभी बन जाएगा 60 मल्टीप्लाई 22 मल्टीप्लाई बाय 30। देखो जो कट हो रहा है काटो, 10 से 10 गया, इससे ये गया, 3 से ये यहाँ पे कट हो गया, 6 से ये कट हो जाएगा 6 टाइम। यहाँ पे जैसे आप पॉइंट हटाओगे तो यहाँ पे एक 10 आ जाएगा, 0 से 0 आपका यहाँ पे सिंप्लीफाई हो गया। बचा क्या, 11 से कट हुआ 5 टाइम, 11 से कट हुआ 2 टाइम, 2 से ये कट हो जाएगा वापस 5 टाइम, 5 5 25 और बचा क्या है, मल्टीप्लाई बाय 100 यानी कि 2500 गिफ्ट पैक आपके पास आ गए। सो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। अब बच्चा क्या गलती करता है, वो अलग अलग इनके वॉल्यूम निकालेगा, पहले इसका वॉल्यूम निकालेगा, फिर उसके बाद गिफ्ट्स का वॉल्यूम निकालेगा, फिर डिवाइड करेगा। अरे जब कैलकुलेशन आपकी इजी वे में फॉर्म हो रही है तो उसे डिफिकल्ट क्यों करना है। जब भी आपके पास इस तरह के क्वेश्चन आए तो मेक श्योर आप पहले ये कोशिश करो कि हम उसे पहले ही सिंप्लीफाई कर लें। ऐसा नहीं कि पहले मल्टीप्लाई करेंगे फिर डिवाइड करेंगे। देखो कितना आसान हो गया, पॉइंट हटाया 10 आ गया, यहाँ पे मीटर सेंटीमीटर थे सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दिया, जो कट हो रहा था कट गया, जो बचा हमारे पास रिमेनिंग रह गया। दैट्स इट। इजी वे में क्वेश्चन को सॉल्व करो ना, हर छोटे छोटे क्वेश्चन को डिफिकल्ट क्यों बना देते हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब ये क्वेश्चन है आपका स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन। देखिए आईएमओ का जो बेसिकली पेपर पैटर्न होता है उसके अंदर आपके पास टोटल 50 क्वेश्चन होते हैं। लास्ट के 5 क्वेश्चंस तो होते हैं अचीवर सेक्शन के। वैसे क्वेश्चंस भी अभी हमें यहाँ पर देखने को मिलेंगे कि अचीवर सेक्शन में किस टाइप के क्वेश्चन आपके पास फॉर्म होते हैं। अचीवर सेक्शन है तो उसके अंदर जैसे आ जाता है ना इस तरह के क्वेश्चन कि आपको एक स्टेटमेंट 2 स्टेटमेंट दे दिए या फिलअप्स की फॉर्म में दे दिया और आगे आपको मैचअप की फॉर्म में दिया गया है, इस टाइप के क्वेश्चंस आपके पास अचीवर सेक्शन में फॉर्म होते हैं। तो यहाँ पे स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन के आपको 2 स्टेटमेंट दे दिया। आपके असर्शन रीजन के क्वेश्चन भी फॉर्म हो सकते हैं। असर्शन रीजन में आपको दे दिया असर्शन है रीजन है और आपसे क्वेश्चन पूछा गया कि बताइए कि ये जो हमारा असर्शन है वो सही है, तो हम उसको पढ़ेंगे, फिर बोला जाएगा कि बताइए कि असर्शन रीज़न दोनों सही हैं या फिर सिर्फ असर्शन सही है रीज़न गलत है, या फिर असर्शन सही है और रीज़न भी सही है और रीज़न असर्शन की करेक्ट एक्सप्लेनेशन करता है, कि असर्शन रीज़न दोनों सही है लेकिन रीज़न असर्शन की करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं करता। तो उसमें आपको क्या करना है, केवल स्टेटमेंट को पढ़ना है, स्टेटमेंट पढ़िएगा, बस इजी वे में आपका क्वेश्चन यहाँ पर सॉल्व हो जाएगा। चलिए अब यहाँ पे भी हम पढ़ते हैं। 2 स्टेटमेंट दे रखे हैं। द एरिया ऑफ द 4 वॉल्स ऑफ ए रूम इज 384 मीटर स्क्वायर। क्या दे रखा है बच्चा आपको, यहाँ पे एरिया दे रखा है। इफ द लेंथ ऑफ द रूम इज, यानी कि जो लेंथ क्या है इज ट्वाइस इट्स ब्रेड्थ, उसके ब्रेड्थ की कितनी है, ट्वाइस है, एंड हाइट इज 8 मीटर, देन द वॉल्यूम ऑफ रूम इज 512। तो आपको बताना है, यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन दे दी कि एक रूम है, रूम की जो 4 वॉल होती है, तो पहले तो उसको निकालते हैं हम, एरिया ऑफ 4 वॉल्स, वो बन जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय एल प्लस बी मल्टीप्लाई बाय एच, यानी कि ट्वाइस ऑफ लेंथ प्लस ब्रेड्थ मल्टीप्लाई बाय हाइट। क्योंकि आप खुद अज्यूम कर लीजिए, जैसे कि ये रूम आपको दे रखा है, रूम है, ठीक है, ये एक पार्ट अपन ने मान लिया, ये होती है आपके पास लेंथ है, ये हाइट है, तो लेंथ मल्टीप्लाई बाय हाइट। उधर वाले रूम में देखेंगे तो ब्रेड्थ मल्टीप्लाई बाय हाइट, उधर देखोगे तो लेंथ मल्टीप्लाई बाय हाइट, इधर देखोगे तो फिर से ब्रेड्थ मल्टीप्लाई बाय हाइट। तो देखा जाए तो ये दोनों चीज़ें 2 बार आ रही है ना, ब्रेड्थ मल्टीप्लाई बाय हाइट। तो हमने क्या किया, हाइट सब में से कॉमन ले लिया और ये 2 टाइम थी तो उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, दैट्स इट। तो फॉर्मूलाज लर्न मत करा करो, मतलब उसको रटने के पीछे मतलब को समझा करो। फिर ये एरिया दे रखा है हमें, कितना दे रखा है हमारे अकॉर्डिंग 384, विच इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय, अब यहाँ पे एक रिलेशन दिया गया, लेंथ ऑफ द रूम इज ट्वाइस द ब्रेड्थ, कि लेंथ कितनी है, ब्रेड्थ की 2 टाइम है, तो इसको मैं 2b लिख दूँ। अगर ब्रेड्थ मेरे पास b है और यहाँ पे कितना हो जाएगा, 8 बन जाएगा, ट्रांसपोज कर दें, देखो 2 से ये कट हो जाएगा 1 टाइम, 2 से कितने टाइम कट हो जाएगा 1 9 और ये 2 टाइम। अगेन 8 से कट हो रहा है क्या, हाँ बिल्कुल कट हो रहा है, कितने टाइम कट हो रहा है ये देखो, अभी अपन आगे देखेंगे। 8 से कट हो जाएगा
8 2 ज़ 16, ये बचेगा 32, 24, तो ये बचा 24 इज इक्वल टू 2 + 1 बना 3b। थ्री को ट्रांसपोज करेंगे, 24 डिवाइड बाय 3 इज इक्वल टू b, यानी कि आपके पास ब्रेड्थ आ गई 8। अब आपसे क्या पूछा गया है, नाउ वॉल्यूम क्या होता है, लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेड्थ मल्टीप्लाई बाय हाइट, तीनों को मल्टीप्लाई कर दो। लेंथ मेरे पास है क्या मैम, नहीं है ना, देखो ब्रेड्थ के डबल है, यानी कि लेंथ है 16, ब्रेड्थ कितनी है 8 और हाइट भी कितनी है 8। अब आ जाओ आप यहाँ पे, अब मैं कहूँगी कि इसे मल्टीप्लाई करे बिना हम हमारा आंसर बताएंगे। ऐसे कैसे हो सकता है, ऐसे हो सकता है, देखो दिमाग लगाओ। यहाँ पे लिखा है 512, ठीक है, आप जानते हैं 8 क्यूब 512 होता है कि नहीं होता, होता है। तो यहाँ पे देखो ये ऐसे लिखा हुआ है कि नहीं लिखा हुआ, तो जब इस तीनों को मल्टीप्लाई करने पे ही 512 आ रहा है, तो उसको अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करूँगी तो सेम आएगा क्या, नहीं आएगा ना। मल्टीप्लाई क्यों करना है भाई, मेन चीज़ ये है कि मैम हम कैलकुलेशन एक्स्ट्रा क्यों करें, जब हमें रिक्वायर्ड ही नहीं है तो एक्स्ट्रा कैलकुलेशन करनी भी नहीं है। अगर लगता है आपको, मान लीजिए यहाँ पे पूछा होता कि बताइए इसका वॉल्यूम क्या है, तो मल्टीप्लाई कर दे ना, ऑफ कोर्स हम क्यों नहीं करते, हमें मल्टीप्लाई आता है। लेकिन जब हमें उस चीज़ की रिक्वायरमेंट ही नहीं है तो क्यों एक्स्ट्रा कैलकुलेशन करके हमारा टाइम ख़राब करना है, दैट्स इट। ये मैं आपको समझाना चाह रही हूँ यहाँ पे। तो हमने देखा कि ये तो 512 नहीं आ रहा, 512 से ज़्यादा आ जाएगा, ये आ जाएगा 1024 मीटर क्यूब, तो ये सेम नहीं है, तो मतलब स्टेटमेंट फर्स्ट आपका क्या हो गया, फॉल्स हो गया। तो यहाँ से मुझे पता चला कि ये बोल रहा है स्टेटमेंट फर्स्ट ट्रू है, तो ये तो एलिमिनेट हो गया। ये बोल रहा है कि दोनों ट्रू है, तो ये भी आपके पास एलिमिनेट हो गया। अब हमें स्टेटमेंट सेकंड को चेक करना पड़ेगा। स्टेटमेंट सेकंड देखो क्या कहता है, इफ ईच एज ऑफ ए क्यूब इज डबल, एज यानी कि जो उसकी साइड है उसको क्या कर दो, डबल कर दो। सो लेट द एज इज इक्वल टू एक्स, ठीक है। सो उसका क्या पूछा गया है, देन द न्यू सरफेस एरिया, देन एरिया 6x स्क्वायर, इफ साइड या एज क्या बनेगा 2x। सो एरिया, एरिया देखो क्या बन जाएगा, 2x का होल स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 6। देखो एरिया क्या होता है, 6 इंटू साइड स्क्वायर, यही आपके पास एरिया बनता है। तो हमने यहाँ पे लिखा विच इज़ इक्वल टू 6 मल्टीप्लाई बाय 4x स्क्वायर, तो 4 आगे लिख दिया और ये 6x स्क्वायर। तो आप देखो ये जो पुराना एरिया था उसका 4 टाइम हुआ क्या, नहीं हुआ, न्यू एरिया हो गया। तो यहाँ से हमारे पास ये कंक्लूजन निकलता है कि स्टेटमेंट फर्स्ट हमारा फॉल्स था, बट स्टेटमेंट सेकेंड हमारा क्या है, बिल्कुल ट्रू है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ऑप्शन बी यहाँ पे बच्चों इसका राइट आंसर फॉर्म हो रहा है, ठीक है। कि ऑप्शन आपका क्या है, स्टेटमेंट फर्स्ट तो आपका फॉल्स है, लेकिन स्टेटमेंट सेकंड आपका बिल्कुल करेक्ट है। चलिए बढ़े आगे, यहाँ तक कोई डाउट, इजी क्वेश्चन था। क्वेश्चन को देख के नहीं डरना, क्वेश्चन को इजी वे में सॉल्व करना है। अब कुछ बच्चे कहेंगे कि मैम आप इतना जल्दी जल्दी बता रहे हो, बेटा मैं जल्दी नहीं बता रही, क्वेश्चन पेपर आपका ऑब्जेक्टिव रहेगा ना कि सब्जेक्टिव, पहली बात तो ये क्लियर। तो आपको क्वेश्चन को ऑब्जेक्टिव वे में डील करना है, सब्जेक्टिव वे में डील नहीं करना कि आपको पूरा लंबा लंबा पूरा लिखना है, पूरा थ्योरी लिखनी है, लेट द वॉल्यूम ऑफ दिस या लेट द साइड, ये सारा कुछ आपको लिखना है, वो नहीं लिखना। आपको पता है जब मैंने आपको बहुत सारे ऐसे एग्जाम जैसे कि एनएमटीसी का एग्जाम हो गया और भी कुछ आपके एनसीईआरटी के लिए जब मैं पढ़ाती हूँ तो आपको प्रॉपर वे में मैं थ्योरी लिखाती हूँ, ठीक। वो इसलिए क्योंकि वहाँ पर आपके उसी तरह से एग्जाम फॉर्म हो रहा है। अब जहाँ एमसीक्यू है वहाँ पर हमें हमारा एक्स्ट्रा टाइम किल नहीं करना है, बस ये ध्यान रखना। बहुत सारे बच्चे ये भी कहते हैं मैम पेपर तो आता था लेकिन पेपर छूट गया, तो वो क्यों हो जाता है, जहाँ पर टाइम नहीं लगाना वहाँ पे आप टाइम लगाओगे तो ऑफकोर्स ऐसा ही होगा। चलो आगे बढ़ते हैं, हम यहाँ पर टाइम नहीं लगाते हैं अभी। ये क्वेश्चन है, स्लाइड इज मैड इन ए पार्क फॉर द चिल्ड्रन टू प्ले। ये ऐसा क्वेश्चन है पाइथागोरस थ्योरम का, ये आपको 10th क्लास तक भी देखने को मिलेगा, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन आपको मिलेंगे। बोला गया द टॉप ऑफ द साइड इज एट द हाइट ऑफ 2.4 मीटर फ्रॉम द पॉइंट। ये यहाँ पर आपको दे रखी है, ये कितनी है 2.4 मीटर, ठीक है। और बोला गया है एंड द डिस्टेंस ऑफ द बॉटम ऑफ द स्लाइड, स्लाइड है, स्लाइड ऐसे ही लगती है, कभी ऐसे देखा कि ऐसे इस दीवार के ऐसे स्लाइड लगा रखी है, ऐसे तो नहीं लगाते हम, थोड़ा सा इस तरह से टिल्ट करके लगाते हैं। ये डिस्टेंस आपको दे रखी है 0.7 मीटर।
ठीक, आपसे पूछा गया है लेंथ ऑफ द स्लाइड। देखिए यहाँ पर ये नहीं कहेगा, लेकिन हमें ये जानना है कि एक राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है। क्या बन रहा है? ये राइट एंगल ट्राइंगल फॉर्म हो रहा है। राइट एंगल ट्राइंगल है तो हमारी बेचारी बड़ी अच्छी सी थ्योरम है जिसका नाम है पाइथागोरस थ्योरम। वो क्या कहती है? हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। और यहाँ पे हमें हाइपोटेन्यूज निकालनी है, इधर स्क्वायर रूट आ जाएगा। बेस कितना है? 0.7। हालांकि इसका आंसर ना मैं तुम्हें डायरेक्ट बता देती हूँ, ये रहा इसका आंसर। ठीक है, बच्चे कहेंगे मैम आपने रट रखा है क्या? आपको पहले से पता है? रट नहीं रखा, ये आपको पता है, मैंने पाइथागोरन ट्रिपलेट आपको पढ़ाए स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट में। पाइथागोरन ट्रिपलेट मतलब ऐसे 3 नंबर जिसमें किसी 2 को स्क्वायर करके ऐड करने पे थर्ड नंबर का स्क्वायर आपको मिलेगा। ऐसे नंबर्स हमने पढ़े हैं, बहुत सारे आपको लिखाए भी, जैसे 3 4 5 हो गया। 3 स्क्वायर होता है 9, 4 स्क्वायर 16, दोनों को ऐड करोगे तो 25 आएगा जो कि 5 का स्क्वायर है। और भी काफ़ी सारे नंबर्स मैंने आपको लिखा है। तो यहाँ पर इसको ध्यान से देखो, ये जो नंबर दिखे ना, ये 24 है, ये 7 है, ये दोनों, और इसका एक पाइथागोरन ट्रिपलेट, इसका भाई कौन सा आएगा? तो वो 25 रहेगा कि नहीं रहेगा? रहेगा। तो आपको सॉल्व करने की रिक्वायरमेंट ही नहीं है अगर आपको इतनी बेसिक सी बात यहाँ पर पता है तो। बट चलिए कोई ना, हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये बनेगा अपने पास 2.4 स्क्वायर, ये बना 0.49 प्लस 5.76। ऐड कर ले, जैसे ही दोनों को ऐड करा तो ये बन जाएगा आपके पास 5 और 2 6.25 बताया था ना मैंने, जिसका होता है 2.5 सेंटीमीटर। आपके पास यहाँ पे आंसर आ जाएगा। तो इतना सॉल्व करना नहीं है, पेपर MCQs है ना, तो वैसा ही आंसर देना है। बस ये अंतर आप समझ लोगे तो पेपर आपका इजीली सॉल्व होने लग जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है ए रोलर ऑफ डायमीटर। एक रोलर है, अब रोलर बोल दिया तो आपको ये सोचना होगा कि रोलर की फॉर्म सिलेंड्रिकल ही होगी, इसी तरह से रोलर होगा। आपको ये थोड़ा सा समझना है, ये आपको कंसीडर करना है कि रोलर है तो ऐसा ही होगा। ऐसा नहीं कि भाई कोई कोन की शेप का रोलर है तो वो कैसे चलेगा रोड पे, ही आप खुद ये सोचो। रोलर है, इसकी आपको लेंथ 2 मीटर दे रखी है, यानी कि यहाँ से यहाँ तक की लेंथ कितनी है? 2 मीटर। फिर आपको बोला गया है व्हाट इज द एरिया इज कवर्ड बाय द रोलर इन 50 रिवोल्यूशन। तो बात करते हैं, यहाँ पे आपको एरिया निकालना है। डायमीटर दे रखी है उसने 70, ये पूरी डायमीटर हो गई 70 सेंटीमीटर। ठीक, और ये आपकी 2 मीटर दे रखी है। सेंटीमीटर है तो अपन मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे, वो कोई अपने पास दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, अब बात आती है कि मैम हमें कैसे पता चलेगा कौन सा फॉर्मूला लगाना है। देखो जो बच्चे हैं जो काफ़ी अच्छे हैं पढ़ने में, तो वो तो फट से देखते बता देंगे। आई थिंक अब तक तो उनका आंसर भी आ गया होगा, कैलकुलेट ही कर लिया होगा, लो मैम फटाफट से आंसर, बात खत्म। लेकिन ऐसे स्टूडेंट्स जिन्हें ये समझ में नहीं आता, मैम हम पढ़ते तो बहुत हैं पर हमारे मार्क्स नहीं आते, हमें ये समझ नहीं आता कि कब कौन सा फॉर्मूला हमें अप्लाई करना है। तो ऐसे स्टूडेंट्स के लिए बच्चों क्या होता है, ऐसे स्टूडेंट्स के लिए आपको बेसिकली यहाँ पे ये ध्यान रखना है, क्वेश्चन को पढ़ो, रटो मत। क्या कह रहा है? जब ये एक रोलर है, रोड पे रिवॉल्व करेगा यानी कि घूमेगा, तो आप खुद मुझे बताओ कि उसका कौन सा वाला पार्ट टच होगा? ये वाला पार्ट ही टच होगा ना। ऐसे ऐसे घूमते घूमते खड़ा हो गया, फिर थोड़ा सा खड़ा होकर घूमा, फिर ऐसे लेट गया, फिर ऐसे खड़ा होकर। ऐसा कभी रोलर देखा है आपने घूमते हुए? ऐसा तो हमने नहीं देखा। तो बेसिकली जब भी आपके पास कि रोलर एक राउंड लगा रहा है, रोलर की या किसी के आसपास आपको कवरिंग करनी है, पेंट करना है आसपास, तो उस कंडीशन में हम निकालते हैं कर्व सरफेस एरिया। क्या निकालते हैं? कर्व सरफेस एरिया, जिसको शॉर्ट में बोलते हैं CSA। ये क्या होता है सिलेंडर के लिए? 2πr/h, ये आप सब जानते हैं। 2 मल्टीप्लाई पाई की वैल्यू होती है 22/7। अगर क्वेश्चन में बोला है, वो यूज कर आपको एक हिंट देगा, यूज पाई इज इक्वल टू 3.14। अगर उन्होंने ऐसा बोला है तो आपको पाई की वैल्यू 3.14 ही लेनी पड़ेगी। लेकिन अगर उन्होंने नहीं कहा है तो पाई की वैल्यू आप कुछ भी ले सकते हैं, मतलब 22/7 ले सकते हैं। आर के बारे में बात करते हैं। देखो यहाँ पे अगर डायमीटर आपकी 70 सेंटीमीटर है, ठीक है, तो पहले अपन इसको मीटर में कन्वर्ट कर लें, तो ये बन जाएगी आपके पास 0.7 मीटर। डिवाइड बाय 100 कर दिया मैंने, 100 से डिवाइड करोगे 0.7 आएगा। तो डायमीटर क्या हो जाएगी? 0.7 डिवाइड बाय 2 मीटर। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे अपन? 0.7 डिवाइड बाय 2 मल्टीप्लाई एच कितना दे रखा है आपको? एच है आपके 2 मीटर दे रखी है। मैम पॉइंट हटा दे क्या? अरे बिल्कुल हटाओ, नेकी और पूछ पूछ, पॉइंट हटा दिया। 2 से 2 को गायब करो, 7 से 7 को गायब करो, तो कितना आ जाएगा ये? 44 डिवाइड बाय 10।
ठीक है। अब आपसे पूछा गया है कि 50 रिवॉल्यूशन में कितना एरिया कवर होता है, तो हम लिखेंगे एरिया कवर्ड इन 50 रिवॉल्यूशन इज इक्वल टू 44/10 मल्टीप्लाई बाय 50। 10 से 10 कट हो जाएगा, 5 4 सर आपका 20 बनेगा, 20 तो 220 आंसर आएगा, 220 मीटर स्क्वायर आपका आंसर आ जाएगा। मीन ऑप्शन ए आपका यहाँ पे राइट आंसर फॉर्म हो जाएगा। तो देखो हमने क्या किया, पहले एक बार का एरिया निकाला, उसको अगर 50 टाइम वो रिवॉल्व कर रहा है तो 50 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 टाइम करेगा तो 2 से कर दो, नहीं कर रहा तो मत मल्टीप्लाई करो, कहाँ दिक्कत आ रही है। चलिए ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। अब ये भी आपके आईएमओ 90-20 में आया होगा। देखो इस एक सेशन में आपके में पीवाईक्यूज के साथ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी लेकर आई हूँ, ओनली पीवाईक्यूज में नहीं लेकर आई हूँ। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऐसे हैं कि वो अदर ओलंपियाड्स के भी कुछ क्वेश्चन है, या फिर कुछ क्वेश्चन ऐसे कि हाँ यार ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में फॉर्म हो सकता है, बहुत टाइम से ऐसा क्वेश्चन नहीं आया। ओके, तो अब आ जाओ यहाँ पर क्या कहता है, द पेरीमीटर ऑफ ए सर्कुलर फील्ड एंड ए स्क्वायर फील्ड आर इक्वल। ओके, सो पेरीमीटर इज इक्वल टू अगेन पेरीमीटर, ठीक है, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर लिख देते हैं यहाँ पे, पेरीमीटर ऑफ, हालांकि इसको अपन सर्कमफ्रेंस बोल सकते थे, ऑफ सर्कल। स्क्वायर की पेरीमीटर क्या होती है, 4 मल्टीप्लाई बाय साइड, स्क्वायर की क्या होती है 2 पाई आर। ये बात हमें समझ में आ गई, चलो इतना तो हमें आ गया। फिर आपसे क्या पूछा गया है, इफ द एरिया ऑफ स्क्वायर इज, ठीक है, सो एरिया ऑफ स्क्वायर कितना होता है, साइड स्क्वायर, तो ये आपको दे रखा है 48400 इज इक्वल टू साइड स्क्वायर। अगर मैं यहाँ से साइड निकालना चाहूँ तो कितनी आएगी, स्क्वायर रूट ऑफ 48400, ठीक है, तो साइड आपके पास बन जाएगी 220। बच्चे कहेंगे मैम ये कैसे पता चला, ये तो चीटिंग है। चीटिंग नहीं है, बस दिमाग है। क्या दिमाग है, देखो 484 को याद करो, कुछ याद आया, ये जाना पहचाना है हमारे लिए, क्या है ये 22 का स्क्वायर है, ये 484, पीछे 00 लगी है यानी कि 100 का स्क्वायर हो जाएगा, तो दोनों को सॉल्व करेंगे तो 220 आपके पास बन जाएगा। तो ये आपको क्या मिली, साइड मिल गई। चलो आ जाओ, पूछा क्या गया है आपसे, एरिया ऑफ सर्कुलर फील्ड। एरिया निकालना तो पहले रेडियस निकाले, बाकी चीजें तो बाद में, ठीक है। तो क्या बनेगा आपके पास 4 मल्टीप्लाई बाय साइड, देखो कितनी थी हमारे पास 220 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 22/7 और आर। ये देखो 21 से कट हुआ 1 टाइम, ये कट हो गया 10 टाइम, हो गया। इसको और क्या करें, ये 2 से कट हो जाएगा 1 टाइम, 2 से कट हो जाएगा 2 टाइम, सिंप्लीफाई। तो यहाँ पे ये मल्टीप्लाई किया तो 20 मल्टीप्लाई 7 इज इक्वल टू आर, तो यहाँ से आपको आर की वैल्यू क्या आ जाएगी 140 मीटर, आर निकल जाएगा। नाउ एरिया ऑफ सर्कल इज इक्वल टू क्या बनेगा, पाई आर स्क्वायर 22/7। आर स्क्वायर है ना, तो ऐसे मत करा करो कि 140 का तुम स्क्वायर करके वहाँ लिख रहे हो। अरे कैलकुलेशन में फिर वही समझा रही हूँ, इजी रखो, इजी, डिफिकल्ट के पीछे नहीं भागना। 7 से कट हो जाएगा ये 20 टाइम, ये कट हो जाएगा आपका 440 मल्टीप्लाई बाय 140। अब देखो ठीक है, यहाँ पे हमारे ऑप्शन ये रहे। अब बात करते हैं, मैं फिर वही बोल रही हूँ कि मैं मल्टीप्लाई नहीं करूँगी, बिना मल्टीप्लाई करे मैं आंसर सॉल्व करके बताऊँगी। फिर वही बात कि ऐसा कैसे, ध्यान दो यहाँ पर एक ज़ीरो ये है और एक ज़ीरो ये है, यानी कि टोटल कितनी ज़ीरो है 2 ज़ीरो। तो जब मैं इन्हें मल्टीप्लाई करूँगी मुझे एक ऐसा नंबर मिलेगा जिसमें लास्ट में कितनी ज़ीरो रही होगी 2 ज़ीरो रही होगी। कितनी ज़ीरो रही होगी 2 ज़ीरो रही होगी। भाई मल्टीप्लाई करके देखो, अपन सॉल्व नहीं कर रहे हैं, मैं फिर वही समझा रही हूँ, पुरानी चीज़ों पे मत चलो, रटी हुई ज्ञान पे मत चलो, थोड़ा सा समझने की कोशिश करो। जब मुझे पता है इनको मल्टीप्लाई करूँगी तो यहाँ पे लास्ट में मुझे 2 ज़ीरो मिलेगी, लेकिन क्या यहाँ पे कहीं लास्ट में यूनिट डिजिट में 2 ज़ीरो है क्या, नहीं है, तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा, नन ऑफ दीज हो जाएगा। बाकी आप मल्टीप्लाई करके देखेंगे तब भी आपका आंसर यही आएगा, ठीक है। तो ये आपका ऑप्शन डी इसका आंसर फॉर्म हो जाएगा। समझ में आया बच्चों यहाँ पे? तो दिमाग को कैसे इस्तेमाल लेना है पढ़ने के साथ साथ, ये सीखो थोड़ा सा, यही हमें सीखना है क्योंकि एग्जाम्स में ना यही काम आता है। चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आप, नेक्स्ट क्वेश्चन ये आपके आज आ गया बच्चों अचीवर सेक्शन का क्वेश्चन। कहाँ का क्वेश्चन है ये? अचीवर सेक्शन का। अचीवर सेक्शन मतलब मैंने समझाया था ना स्टार्टिंग में, 5 क्वेश्चंस आपके ऐसे रहेंगे जिसमें फिलअप्स की फॉर्म में दे दिया, इधर P है, Q है, R है, आपको बताना है इनमें से कौन सा सही होगा, कौन सा सही नहीं होगा। तो ऐसे क्वेश्चन के लिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, आपको बेसिकली इतना करना है, जैसे कि देखो अब यहाँ पर P वाले में मेरे पास 2 वैल्यू सेम आ रही है, ठीक। सॉल्व तो हालांकि हमें दोनों को ही करना पड़ेगा, सॉल्व करके हम देखते हैं आगे हमारे पास क्या आएगा। तो सॉल्व हम करेंगे, आगे जाके हमारे पास सिंप्लीफाई वैसे तो वो हो जाएगा, बट स्टिल अगर मान लीजिए कि P वाले में चारों वैल्यू उसने सेम दे रखी, सपोज दैट, और Q में चारों वैल्यू अलग अलग दे रखी है, तो बताओ आप किसे सॉल्व करोगे, P को या Q को? मैम पहले P को नहीं करना बेटा, Q वाले की यानी कि सेकंड को सॉल्व करके देखो, क्योंकि यहाँ तो सारी वैल्यू सेम है। अगर ऐसा है तो जहाँ पे वैल्यू अलग अलग आ रही है तो पता है ना कि अगर ये वाला आया तो इसका आंसर तो यही होगा। दैट्स इट, ऐसे आपको क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। द कॉस्ट ऑफ डिगिंग ए क्यूबॉइडल पिट, क्यूबॉइडल पिट है यानी कि क्यूबॉइड की फॉर्म में है, विच इज 8 मीटर लॉन्ग, 6 मीटर ब्रॉड एंड 3 मीटर डीप एट द रेट ऑफ 30 पर मीटर क्यूब। कॉस्ट बतानी है, जब भी कॉस्ट पूछा जाए निकालो वॉल्यूम। वॉल्यूम निकालने का क्या फॉर्मूला होता है? LBH, ठीक है, MDH नहीं, LBH। तो लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट, लेंथ कितनी हो जाएगी 8 मल्टीप्लाई बाय 6 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 30। ये नया क्या आ गया भाई? नया इसके अंदर ये ऐड हो गया कि लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट से हमने वॉल्यूम तो निकाल लिया, लेकिन कि जो कॉस्ट है कि अगर 1 मीटर क्यूब को हमने खोदा तो उसके लिए हम इतने लेंगे, तो अगर इतने मीटर क्यूब को खोदोगे यानी कि उसको डिग करोगे तो उसके लिए कितना अमाउंट होगा, ये आपसे बेसिकली यहाँ पे पूछा गया है। तो ये बन जाएगा आपके पास 48 मल्टीप्लाई बाय 90, ये आ जाएगा आपके पास 9 8 72, 7 36 4320 रुपीज़। कहाँ आ गया 4320? देखो ये 2 बार आ रहा है ना, यहाँ पे भी आ रहा है, तो ये तो ऑप्शन से पहले एलिमिनेट हो गया, ये भी एलिमिनेट हो गया। अब आंसर या तो ये आएगा या फिर ये आएगा, ठीक। बच्चे कहेंगे कि मैम यहाँ पे कैसे पता चला कि वॉल्यूम निकालना है, तो फिर से मैं बता देती हूँ। अगर आपसे बोला जाए एक टैंक है, टैंक की कैपेसिटी क्या है यानी कि उसमें कितना पानी फिल कर सकते हो, या फिर आपसे ये बोला जाए कि एक ज़मीन है उसको खोदना है, उसको डिग करना है, तो डिग करोगे तो वॉल्यूम ही निकालना है। या फिर बोला जाए कि एक मेटल को मेल्ट करके दूसरा बनाना है, तो क्या निकालना है? वॉल्यूम निकालना है, सिंपल। अब आ जाओ इधर, ए पेट्रोल टैंक, देखो आ गया ना, पेट्रोल का टैंक आ गया यहाँ पे, इज इन द फॉर्म ऑफ ए सिलेंडर, यानी कि एक सिलेंडर की फॉर्म में एज यूजुअल, ऑफ डायमीटर ऑफ विच इज 3 मीटर। डायमीटर अगर 3 है तो रेडियस कितनी हो जाएगी? 3/2 मीटर, ठीक है। एंड लेंथ इज 7, लेंथ है, देखो सिलेंडर है, लेंथ बोले या हाइट बोले दोनों में यहाँ पे सेम ही रहता है, दोनों में कंफ्यूज मत होना, क्योंकि सिलेंडर है अगर ऐसे खड़ा है तो वो हाइट है, अगर वो बेचारा लेट गया तो उसकी लेंथ बन जाएगी, सिंपल। तो ये आपको हाइट दे रखी है कितनी? 7 मीटर। आपसे पूछा गया है द क्वांटिटी ऑफ पेट्रोल दैट कैन बी स्टोर इन इज, तो क्या निकालना है इसका? वॉल्यूम निकालना है। वॉल्यूम कैसे निकालते हैं? वॉल्यूम मैम आवाज़ होती है, आवाज़ हम कैसे भी निकाल सकते हैं, ऐसा नहीं है। वॉल्यूम का एक फॉर्मूला होता है विच इज पाई आर स्क्वायर एच, पाई मतलब 22/7, ठीक है। आर स्क्वायर बनेगा 3/2 मल्टीप्लाई बाय 3/2, एच कितना है? 7। ये आएगा आपके मीटर क्यूब में, लेकिन आपसे आंसर किस में पूछा गया है? लीटर में पूछा गया है। अब ये तो अच्छी बात है, हमारी खुशकिस्मती समझो कि एग्जामिनर ने हमें यहाँ पर दे दिया 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 1000 लीटर। अगर एग्जामिनर नहीं देता तो कुछ नहीं मैम छोड़ आते। अरे छोड़ क्यों आते? आपको याद करनी है सारी की सारी चीज़ें, यूनिट का कन्वर्जन आपको आना चाहिए, फिजिक्स में भी काम आएगा, मैथ में भी काम आएगा, क्लियर। तो आपको छोड़ना नहीं है, उसको लर्न करना है। 2 से कट हो जाएगा 11 टाइम, कितना बचेगा यहाँ पे देखो 99/2 मीटर क्यूब। अब मुझे लीटर में निकालना है, जो 1 मीटर क्यूब मतलब 1000 लीटर होता है। तो अगर 99/2 मीटर क्यूब को क्या करूँगी मैं? 1000 से मल्टीप्लाई कर दूंगी तो लीटर बनेगा कि नहीं बनेगा? 2 से कट कर दूँ मैं 500 टाइम, तो यहाँ पे देखो 00 तो आ गई कि मैम फिर से बिना देखें, तो अब देखो दोनों में 00 आ रही है, तो हमें थोड़ा सा मल्टीप्लाई यहाँ पे करना पड़ेगा। 9 5 45, तो देखो जैसे ही मैंने 45 लिखा तो मुझे पता चल गया मेरा आंसर सी है, क्योंकि यहाँ तो 8 आ रहा है, तो वो तो आंसर हो नहीं सकता, बट आगे फिर भी हम सॉल्व करेंगे। 45 4 कैरी अगेन 45, तो 49500 49,500 लीटर, मीन ऑप्शन सी आपका इसका राइट आंसर
फॉर्म हो जाएगा। दैट्स इट। बताओ फटाफट से मुझे बताओ, क्या कोई डिफ़िकल्टी फेस हो रही है यहाँ पे? कितने आसान, कितने इजी, कितने प्यारे प्यारे क्वेश्चंस हैं। और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए हुए हैं, मतलब ऐसे क्वेश्चन आईएमओ में आते हैं तो हम यूँ ही कर लेंगे। बिल्कुल वही तो मैं कह रही हूँ, ऐसे क्वेश्चन तो आप यूँ ही कर लोगे। लेकिन बिना मतलब आप लोग पता नहीं कि परेशान होते रहते हो कि हमसे नहीं होगा नहीं होगा। अरे ट्राई तो करो, सब होगा, सारे क्वेश्चन होंगे। चलिए आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब मुझे बताइए कि क्या ये क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं। मैं बार बार सिलेंडर करा करा के परेशान हो गई। बताओ, कुछ क्वेश्चन आपको ऐसे होमवर्क भी मिलेंगे, ज़्यादा खुश मत होइए कि चलो होमवर्क से छुट्टी मिली, होमवर्क भी मिलेंगे आपको कुछ क्वेश्चन जो आपको सॉल्व करना है। अब ये आपकी ऑनेस्टी है कि आप उन क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं या फिर नहीं करते हैं। द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंडर इज 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होता है? कर्व्ड सरफेस एरिया होता है 2 पाई आर एच। ठीक है, आपको हाइट दे रखी है, आपको क्या निकालना है? वॉल्यूम निकालना है। फटाफट से कमेंट करके बताओ कैसे निकालोगे। मैम वॉल्यूम निकालना आसान है। वॉल्यूम क्या होता है? वॉल्यूम देख लो, पाई आर स्क्वायर एच। आपको कर्व्ड सरफेस एरिया दे रखा है 154, 2 मल्टीप्लाई बाय आर हमें पता है क्या? नहीं पता। हाइट पता है क्या? 3.5 है। पॉइंट हटाएंगे तो इधर 10 आ जाएगा। 7 से कट हो जाएगा 5 टाइम, और 22 से ये कट हो जाएगा, कितने टाइम कट होगा? 7 टाइम। ठीक, 5 से कट हुआ 2 टाइम, 2 से 2 कट हो जाएगा, तो आर आ गई आपके पास 7। रेडियस अगर 7 आ गई तो यहाँ देखो 22/7 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 7 35/10। 7 से 7 गायब हो जाएगा, 5 से कट जाएगा 7 टाइम, 5 से कट जाएगा 2 टाइम। बेसिकली मुझे इसका आंसर नहीं बताना था, बट फिर भी चलो अब ठीक है, करा दिया तो कोई बात नहीं। मल्टीप्लाई करोगे आएगा 539 सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर क्यूब। दैट्स इट। ऑप्शन देख लीजिए कहाँ है, ऑप्शन सी इसका आंसर फॉर्म हो गया। सिंपल, आपके लिए छोड़ना था पर ठीक है कोई बात नहीं, मैंने करा दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए छोड़ दूंगी, ये तो चलो मैं ही करा दूंगी। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है और कौन सा स्टेटमेंट फॉल्स है। अब कैसे सॉल्व करें ऐसे क्वेश्चन को? कुछ नहीं, स्टेटमेंट पढ़ो, सॉल्व करो, सिंपल, दैट्स इट। तो फर्स्ट स्टेटमेंट आपको गिवन है, द रेशियो ऑफ एन इंटीरियर एंगल टू एन एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए रेगुलर पॉलीगन। तो क्या बोला गया है? इंटीरियर एंगल। देखो इंटीरियर एंगल क्या होता है आपके पास फॉर्मूला, n-2 मल्टीप्लाई बाय 180। ये होता है सभी का सम, डिवाइड बाय n, तो एक इंटीरियर एंगल की वैल्यू निकल जाएगी। एक्सटीरियर का क्या होता है? 360 डिग्री अपॉन n। ये फॉर्मूला होता है एक एक के लिए, सम के लिए निकालना तो बस n हटा दो। फिर आपसे पूछा गया है कि एक एट साइडेड पॉलीगन है, उसके लिए अगर आप रेशियो निकालोगे तो 7/2 आएगा। अब आपको क्या करना है, बच्चे क्या करेंगे, पहले इसमें सॉल्व करेंगे, रेशियो 7/2 आएगा, फिर n की वैल्यू निकालेंगे 8 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ऐसे क्यों करना, डायरेक्ट n की वैल्यू 8 रख के देखो ना। देखो n जैसे अपन यहाँ पे 8 रखेंगे तो पहले उसने इंटीरियर पूछा है, तो 8 - 2 तो 6 मल्टीप्लाई बाय 180 डिवाइड बाय, ये आ जाएगा 8 अपॉन 360 डिवाइड बाय 8। 8 से 8 कट हो जाएगा, कट हो जाता है। बहुत बार सिखाया है ये वाला कॉन्सेप्ट तो मैंने आपको, तो बचा क्या? 6 मल्टीप्लाई बाय 180 डिवाइड बाय 360। ये कट हो जाएगा, 18 से कट हुआ 1 टाइम, 2 टाइम, 2 से कट हुआ 3 टाइम, रेशियो आया 3:1। एग्जाम में क्या दिया है? 7:2। तो बताओ ये ट्रू है या फॉल्स है? तो ये आपका फॉल्स है, यानी कि ये तो आपका हो गया गलत। फिर आगे आ जाओ, हम लोग को ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करा करो कि जिसमें आपको ना पहले क्या, थोड़ा सा उनको छांट लिया करो। अब मुझे ना एक दिख रहा है यहाँ पे डी वाला कि इफ ईच एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए रेगुलर पॉलीगन इज 40 डिग्री। एक एक्सटीरियर एंगल कितना है? 40 डिग्री है। देन द नंबर ऑफ साइड ऑफ ए पॉलीगन इज 10। देखो n ये आपका 10 साइड वाला पॉलीगन है, तो उसमें एक्सटीरियर एंगल क्या रहेगा? 36 रहना चाहिए ना, 36 डिग्री। तो ये वाला स्टेटमेंट भी आपका फॉल्स है, तो ये भी आपके पास इजीली हट गया। अब बचे कौन? ये दोनों, आपको इन दोनों के ऊपर ही दाव लगाना है। चलो ये वाला देख लेते हैं जो थोड़ा सा इजी दिख रहा है। इफ द सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल ऑफ ए रेगुलर पॉलीगन इज ट्वाइस द सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए पॉलीगन। दोबारा से सुनना, किसके लिए बात हो रही है? ये हेक्सागोन के लिए बात हो रही है। किसके लिए बात हो रही है ये बच्चों? हेक्सागोन। हेक्सागोन है तो उसमें देखो इंटीरियर एंगल आपका कितना होगा? इंटीरियर एक एंगल पूछ रही हूँ अपन सम के बारे में, सम के बारे में बात कर रहे हैं। तो इंटीरियर एंगल आपका होगा 720 डिग्री। ये हेक्सागोन का पता है ना, 6 साइड होती है,
तो ओनली इंटीरियर एंगल पूछा है मैंने, सबका सम है ना, एक एंगल नहीं पूछा। सम कितना होगा 720 डिग्री। अब आगे आ जाओ, फिर क्या बोला गया है, इज ट्वाइस द सम ऑफ ऑल इट्स एक्सटीरियर एंगल। तो एक्सटीरियर एंगल का तो आपको पता होना चाहिए, पॉलीगन कोई सा भी दे रखा हो, एक्सटीरियर एंगल का सम आपका कितना रहता है 360 डिग्री। ये एक्सटीरियर एंगल हो गया। अब मुझे बताओ, क्या इसको ट्वाइस करने पे मुझे इंटीरियर एंगल का सम मिल रहा है? हाँ मैम मिल तो रहा है, बस मिल रहा है तो सही बात है ना, आपको तो ट्रू स्टेटमेंट निकालना था, तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। बी वाला देखो, बी क्या कहता है, बी ने ये कहा if one of the interior angle of a regular polygon is 9/8 of each of interior angle of a regular hexagon। हेक्सागोन दे रखा है यानी कि साइज कितनी है 6 है, देन द नंबर ऑफ साइड ऑफ ए पॉलीगन इज 7। वो जो पॉलीगन है कि एक 7 साइडेड पॉलीगन है और एक 6 साइडेड है, दोनों के अंदर रिलेशन दे रखा है, तो हमें उसको सॉल्व करना नहीं, बाकी करना हो तो ये फॉर्मूलाज हैं, आप इजी वे में सॉल्व करके रेशियो निकाल सकते हैं, सिंपल है। चलिए आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, अगेन ये पी और क्यू वाले क्वेश्चन है, जिसके अंदर आपको क्या करनी है, मैचिंग करनी है। तो अब ध्यान दो, अब यहाँ पे भी देखो, दो उसने ऑप्शन सेम दे रखे हैं, इधर भी दो सेम दे रखे हैं, तो मतलब हमें दोनों को सॉल्व करना ही पड़ेगा। ठीक, समझदार ज़्यादा ही है वो हमसे, अब क्या ही कर सकते हैं। तो चलिए आ जाइए, यहाँ पे क्या कहा गया है, द लेंथ ऑफ ए रूम इज डबल इट्स ब्रेड्थ। ब्रेड्थ अगर बी है तो लेंथ कितनी हो जाएगी 2b। ऐसा क्वेश्चन अपन ने पहले भी किया था क्या, जाना सा लग रहा है ये। इट्स हाइट इज 3 मीटर, हाइट कितनी है 3 मीटर। देन द एरिया ऑफ इट्स 4 वॉल इंक्लूडिंग डोर। देखो इंक्लूडिंग डोर उसने लिख दिया, अच्छी बात है, नहीं लिखता तब भी अपन इंक्लूड कर दे, क्योंकि बच्चे के मैम उसके अंदर से अगर डोर हटा दिया जाए तो इसे क्वेश्चन में आपको स्पेसिफिक कंडीशन दी जाएगी। क्वेश्चन में क्या बोला जाएगा कि एक वॉल है, वॉल पे एक विंडो है, विंडो की डायमेंशन दे दी, एक डोर की डायमेंशन दे दी, फिर आपसे ये कहेंगे कि बताइए अब बाकी रिमेनिंग का एरिया क्या है, वॉल का एरिया क्या है, या वॉल पे आपको क्या करना है, वाइट वॉश करना है या पेंट करना है, तो बताइए कितना चार्ज लगेगा। तो हमें से वॉल का निकालना, भाई खिड़कियों पे थोड़ी आप पेंट कर रहे हो, जब तक कि आपसे कहा ना जाए, कहेगा तो पेंट करना है, नहीं कहा तो नहीं करना है। चलो यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है कि उसका जो आपको वॉल्यूम निकालना है और एरिया दे रखा है 108 मीटर। सो आप जानते हैं एरिया ऑफ 4 वॉल्स, यही होता है, ये है 108 इज इक्वल टू, देखो ये चारों का दे रखा है, एक का नहीं दे रखा, 2 मल्टीप्लाई बाय लेंथ की जगह क्या लिखोगे 2b प्लस b, और हाइट कितनी है आपके पास 3, 2 से कट हो जाएगा ये 54 टाइम, और 3 से कट हो जाएगा ये 18 टाइम। ठीक है, बचा क्या 18 इज इक्वल टू 3b, ट्रांसपोज कर दूं, b उधर से इधर 3 इधर आएगा तो क्या बन जाएगा b इज 18/3, यानी कि b क्या मिल जाएगा आपको 6। सो वॉल्यूम होता है LBH। ठीक है, तो लेंथ कहाँ थी, लेंथ देखो उसकी डबल है तो लेंथ हो जाएगी 6। ठीक है, ब्रेड्थ कितनी है, ब्रेड्थ भी है, अच्छा लेंथ 12 हो जाएगी ना, तो ये लो लेंथ हो जाएगी 12, ब्रेड्थ है 6, ये है 3, तो ये क्या बन जाएगा आपके पास 216 सेंटीमीटर है या मीटर है, मीटर क्यूब। ये आपका आंसर बन गया। तो 216 मतलब ये भी गायब, ये भी गायब। अब इन दोनों में से कोई एक आंसर आएगा जो हमारे इसको सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, अब कुछ कहेंगे मैम ये कैलकुलेट फटाफट कैसे कर लिया, हमें बताओ, तो चलो मैं बताती हूँ। 12 लिखा है, देखो इसको मैं 6 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 3 लिखूँ, ये भी 6 ये भी 6, ये दोनों भी क्या बन गए 6 6 6, तो 6 क्यूब कितना होता है 216। दैट्स इट, ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व किया कीजिए। फिर पूछा गया द वॉल्यूम ऑफ ए सिलेंडर इज 448 पाई सेंटीमीटर क्यूब। फिर से सिलेंडर, चलो इस बार मैं कर देती हूँ। ये आपको क्या दे रखा है, उन्होंने वॉल्यूम दे रखा है एंड उसकी हाइट दे रखी है। देन आपसे बोला है कि फाइंड इट्स लेटरल सरफेस एरिया। लेटरल सरफेस एरिया इज ऑल्सो नॉन एज कर्व सरफेस एरिया। दोनों सेम ही है, दोनों भाई भाई हैं, सेम ही है, भाई भाई क्या बिल्कुल सेम है। यहाँ पे आ जाओ, वॉल्यूम क्या होता है, पाई आर स्क्वायर इज पाई, आर की वैल्यू हमें पता है क्या, आर हमारे पास नहीं है, तो आर स्क्वायर, एच हमें पता है 7। ये अच्छा पाई की वैल्यू मत रखो अभी, क्यों, क्योंकि यहाँ देखो 448 पाई दे रखा है ना, तो हम क्या करेंगे पाई की वैल्यू नहीं रखेंगे, क्योंकि मुझे नज़र आ रहा है कि आगे जाके ये पाई कट हो जाएगा। तो वॉल्यूम आएगा 448 पाई इज इक्वल टू पाई मल्टीप्लाई आर स्क्वायर मल्टीप्लाई 7। पाई से पाई कैंसिल, 7 से कट कर दें,
7 से कट हो जाएगा, 7 6 64 टाइम, ठीक है। आर आपको मिल जाएगा यहाँ पे 8 सेंटीमीटर है या मीटर है, इधर देख लो सेंटीमीटर है, आर आपको 8 सेंटीमीटर मिला। आपको निकालना है लेटरल सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया या कर्व सरफेस एरिया कुछ भी कह लो, पाई आर स्क्वायर। अब तो पाई लिखना पड़ेगा, 22/7 पाई, 2 पाई आर एच होता है ना, 2 मल्टीप्लाई पाई, आर की वैल्यू कितनी है 8, एच की वैल्यू कितनी है 7, ये कट हो जाएगा, ये कट हो जाएगा आपके 44 मल्टीप्लाई बाय 8, 8 4 से 32, 3 और 32 35, 352 मीटर है, सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर स्क्वायर 352। मेन ऑप्शन सी आपका यहाँ पे बच्चों राइट आंसर फॉर्म हो जाए। दैट्स इट। बताओ क्या डिफिकल्ट क्वेश्चन है? मैम क्वेश्चन तो यहाँ पे तो इजी लगते हैं, एग्जाम में लगते हैं डिफिकल्ट, तो देखो वो सबके साथ होता है। ये वाला क्वेश्चन आ जाओ, ये क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा है, थोड़ा ज़्यादा अच्छा है। क्या कहा गया है? 4 आइडेंटिकल कॉइन्स आर प्लेस्ड इन ए स्क्वायर। एक स्क्वायर है, इसके ऊपर 4 कॉइन रखे हुए हैं। आइडेंटिकल मतलब उनकी रेडियस वगैरह सारी सेम है। फॉर ईच कॉइन, अब ये लाइन आपके पास इंपॉर्टेंट है, फॉर ईच कॉइन द रेशियो ऑफ एरिया टू सर्कमफ्रेंस इज सेम एज द रेशियो टू सर्कमफ्रेंस ऑफ द एरिया। बात समझे, अगर मैं एरिया अपॉन सर्कमफ्रेंस शॉर्ट में लिख देती हूँ, तो इसका रेशियो निकालूं तो वो किसके आएगा, सर्कमफ्रेंस डिवाइड बाय एरिया। रेडियस मुझे नहीं पता, मैं इसको आर कंसिडर कर लूँ, मान लो इसकी रेडियस कितनी है, ये हो गई स्मॉल आर, ये भी सबकी सेम ही रहेगी, वो तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, ये बनेगा 2 पाई आर, सर्कमफ्रेंस होती है 2 पाई आर, एरिया होगा पाई आर स्क्वायर। अब पाई से पाई को काट दो, इसको इससे काट दो। बहुत सारी जगह हम ये भी कर सकते हैं, मैम आर को आर से काट देंगे, बिल्कुल कट कर सकते हो, बट इसका अगर मैं ज़्यादा अप्रोप्रिएट सॉल्यूशन देखूँ तो क्या होगा, इनको मल्टीप्लाई कर दें, आर स्क्वायर आर के स्क्वायर से मल्टीप्लाई, आर 4 इधर 4 आर स्क्वायर। मैम 4 कहाँ से आया, 2 को 2 से करोगे, ट्रांसपोज कर लो, R4 माइनस 4 आर स्क्वायर इज इक्वल टू 0। आर स्क्वायर अगर मैं कॉमन ले लूँ तो आर स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल टू 0। अब ये कॉन्सेप्ट मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में मैंने आपको बहुत बार यही कहा है, अगर इक्वेशन क्वाड्रेटिक है तो उसके 2 रूट्स निकलेंगे। अगर इक्वेशन आपके पास इस तरह की फॉर्म में है जैसे क्यूबिक है तो 3 फॉर्म्स निकलेंगे, 3 रूट्स निकलेंगे। दैट्स वाई मैंने आपको ये वे बताया। अब आर स्क्वायर 0 तो पॉसिबल नहीं हो सकता, पॉसिबल कैसे होगा, रेडियस 0 होगी तो वो सर्कल ही नहीं बन पाएगा, तो ये 0 करेंगे, आर स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल टू 0, तो आर आ जाएगा आपके पास प्लस -2। -2 कभी भी रेडियस हो सकती है क्या, पॉसिबल ही नहीं है, तो आर की वैल्यू आ गई आपके पास +2। ठीक है, ये आपको आर मिल गई। तो अगर मैं पूरी साइड पूछूं तो देखो ये 2 ये कितनी 4 और 4, ये पूरी कितनी हो जाएगी आपके पास 8 सेंटीमीटर है या मीटर है, अब इसमें कुछ नहीं दे रखा, ओनली यूनिट दे रखा, तो ठीक है ये आपके 8 मिल गई। आपसे क्या पूछा गया है, एरिया ऑफ द अनकवर्ड पार्ट, एरिया इज इक्वल टू एरिया ऑफ स्क्वायर, स्क्वायर का एरिया बनेगा 8 स्क्वायर माइनस, देखो 4 आपके पास सर्कल है 22/7 पाई आर स्क्वायर, रेडियस 2 दे रखी है, क्या बनेगा 64 माइनस इसको मल्टीप्लाई करें तो ये बनेगा आपके पास बाय 7। सॉल्व कर लेते हैं इधर, और 8 7 4 588 माइनस 8 4 32, 3 कैरी 32, 352 डिवाइड बाय 7। सब्ट्रैक्ट करते हैं इसको, कितना बचेगा, 8 में से 2 जाएगा तो 6 बचा, इधर कैरी करा 8 में से 5 जाएगा, आई थिंक कुछ मिस्टेक हो गई, कुछ तो गड़बड़ है, दोबारा देख लो इधर 42 होता है ना, 7 6 हमने कर दी ना गड़बड़, ठीक है 2 कैरी किया 7 6 42, 42 और क्या करेंगे 44 होगा, तो ये जो आपने सब्ट्रैक्ट किया 6 आया, इधर बच जाएगा आपके पास 9, तो 96/7 यूनिट स्क्वायर आपका आंसर आएगा। 96/7 है क्या कहीं, ये रहा ऑप्शन है आपका राइट आंसर फॉर्म होता है। दैट्स इट। समझ में आया क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है, इजी क्वेश्चन था। चलिए आ जाइए, बस इसमें इंपॉर्टेंट पार्ट थी ये, अब यहाँ पे थोड़ा सा दिमाग लगाना है, थोड़ा सा देखो क्वेश्चन डिफिकल्ट आएगा ही सही ना अगर एग्जाम आपके हैं। ये आ गया आपके पास ए रेक्टेंगुलर क्यूबोडिकल, ठीक है, एक आपके पास क्यूबिकल दे रखा है, मतलब पीस ऑफ मेटल ऑफ डायमेंशन, डायमेंशन दे रखी है आपको
ये रही। तो अगर मैं यहाँ से वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, तो ये बन जाएगा 24। ठीक है, इसको क्या करा, मेल्ट करा। अभी मैंने बना के रख लिया, हो सकता है आगे मेरे काम ना आए। मेल्टेड सम मोर मेटल इज एडेड टू मेड इनटू ए क्यूब। अब देखो थोड़ा सा सोचना, इस क्वेश्चन में बच्चा क्या करेगा, बच्चा ये करेगा कि आपको यहाँ पे दे रखा है कि इससे क्यूब बनाना है। क्या बनाना है, क्यूब बनाना है। तो वो ये बोलेगा कि मैम इसको हम परफेक्ट क्यूब बनाए। यहाँ पे देखो 2 है, 3 है, 2 है, 2 है, तो हम यहाँ पे 2 बार नए 3 ऐड कर दें, यानी कि 3 इंटू 3 तो 6 अपन यहाँ पे ऐड कर दें, 6 मीटर क्यूब या 6 सेंटीमीटर क्यूब अपन इसमें ऐड कर दें। बट ऐसा आप करना, क्योंकि पहली बात तो देखो वो 6 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा, 2 बार आ रहा है। सेकेंड थिंग, आपको एक मेटल है उसे मल्टीप्लाई नहीं करना, दूसरा आपको उसके अंदर ऐड करना है। जब साफ साफ बोला ऐड करना है तो मतलब प्लस करो। देखो 24 है, इसमें और मैं न्यू कितना ऐड करूं कि मेरे पास जो नया बने ना वो एक क्यूब बन जाए, उसका वॉल्यूम किसके इक्वल हो, क्यूब के इक्वल हो। तो आप खुद को पता है कि 24 है तो न्यू कितना होना चाहिए, 3 होना चाहिए। तो यहाँ पे हम लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ क्यूब कितना होना चाहिए, 24 है तो प्लस 3 ऐड कर दें, 27 सेंटीमीटर क्यूब। तो 3 देखो कहाँ आ रहा है, तो मुझे तो पहले ही पता चल गया सॉल्व करने के पहले ही कि मेरा आंसर बी होगा, क्योंकि उसने क्या पूछा गया है, कितना और अमाउंट आपको इसके अंदर ऐड करना है। तो मैंने देखा कि यहाँ पे आप 3 सेंटीमीटर क्यूब उसके अंदर ऐड करो, आपका काम आराम से हो जाएगा। फिर उसने बोला है व्हाट इज द मिनिमम अमाउंट ऑफ मेटल, मेटल का मिनिमम अमाउंट क्या होगा दैट इज एडेड, तो हमने लिख दिया। एंड द साइड ऑफ दिस क्यूब, अब मुझे बताओ साइड ऑफ क्यूब क्या हो जाएगा, इसका क्यूब रूट निकाल लें, यही तो होता है। तो कितनी बन जाएगी, 3 सेंटीमीटर। दैट्स इट। सो ऑप्शन बी आपका आंसर फॉर्म हो जाएगा। इजी क्वेश्चन था। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ 2m माइनस n। तो यहाँ पर देखो ये आपके पास लिखा हुआ है n, दिस इज m, ये आपका है 85 डिग्री और ये वैल्यू लिखी है 35 डिग्री। तो पहला तो मुझे पता चल गया कि n कितना मिल जाएगा मुझे, 35 डिग्री। क्यों, क्योंकि दोनों कैसे हैं, वर्टिकल अपोजिट एंगल है, वर्टिकल अपोजिट एंगल इस तरह से क्रॉस वाले। अब इधर आ जाओ, नाउ इन ट्राइंगल, ट्राइंगल का भी नाम है, सिर्फ गुमनाम नहीं है ये, ट्राइंगल, ठीक है, ORS, ORS इस ट्राइंगल का नाम है। क्या कहते हैं, ट्राइंगल की तीनों एंगल का सम कितना होगा, 180। सो n प्लस 85 प्लस m इज इक्वल टू 180 डिग्री। n की वैल्यू है 35 डिग्री प्लस 85 डिग्री प्लस m इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो m आपको मिल जाएगा 180 माइनस इन दोनों को ट्रांसपोज कर दें तो ये बन जाएगा 120। ऐड करा ना भाई, 8 और 3 आपका 110 बना, उसमें 10, तो m कितना मिल जाएगा आपको 60 डिग्री। बच्चे कहेंगे मैम 60 तो आंसर में ही नहीं है, तो 60 क्वेश्चन में भी तो नहीं है। क्वेश्चन क्या पूछा गया है, 2m माइनस n, 2m यानी कि 2 मल्टीप्लाई बाय 60 डिग्री माइनस n कितना था 35 डिग्री। तो ये 120 माइनस 35 डिग्री आपसे पूछा गया है। तो यहाँ पे आपका जाएगा 5, 11 है, 11 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा 8। ठीक है, 85 डिग्री कहाँ है, तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर फॉर्म हो जाएगा। बताइए, इजी क्वेश्चन था, हाउ सिंपल, सो सिंपल। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अब ये क्वेश्चन मैं उम्मीद करूंगी कि आप मुझे करके बताएंगे, कॉन्सेप्ट में समझा दूंगी, बाकी आपको कमेंट सेक्शन में मुझे इसका आंसर देना है। आसान से आसान क्वेश्चन है ये, दोबारा से देखो, मैं एक बार और इसका थोड़ा सा डायग्राम बना देती हूँ या तो, जिससे कि आपको क्लियरली समझ में आ जाए। इस तरह से बना हुआ है, ये है ए डी, ये 80 डिग्री है, ये दोनों लाइन बराबर है, ये एफ है, ये एंगल फॉर्म हो रहा है, ये आपका है 48 डिग्री, ये एंगल है आपके पास m प्लस 15 डिग्री। ठीक है, आपसे पूछा क्या गया है, m और n की वैल्यू निकालनी है। n कहाँ है, n ये रहा। देखो आपको खुद को समझना होगा बच्चों, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन में सेम बातें पूछता है। ट्राइंगल में दो साइड अगर इक्वल है तो उसके अपोजिट एंगल भी इक्वल होंगे, तो ये भी m प्लस 15 होगा। फर्स्ट थिंग इज दैट, पहली बात तो ये, अगर मुझे m पता चल जाए तो देखो ये एक पैरेललोग्राम है, पैरेललोग्राम में अपोजिट एंगल आपस में इक्वल होते हैं। सो 48 प्लस m प्लस 15 इज इक्वल टू 80 डिग्री होगा कि नहीं होगा,
होगा, मैं नहीं सॉल्व करूँगी इस बार पक्का। तो m की वैल्यू जैसे ही पता चली तो ये भी पता चल जाएगा, ये एंगल पता चल जाएगा, दोनों एंगल पता चले तो क्या आप थर्ड एंगल नहीं निकाल सकते क्या? बस वही तो आपको इस क्वेश्चन के अंदर सॉल्व करना है, सिंपल। सॉल्व करके मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, अभी आपका एज ए होमवर्क है ये वाला क्वेश्चन। देखें, मुझे भी जानना था कि कितने बच्चे इसको सॉल्व कर सकते हैं, बट देखते हैं, थोड़ा टाइम लग जाएगा, कोई बात नहीं, इसको मैं बताती हूँ। क्या लिखा गया है आपको, PQRS एक आपका क्या है, रेक्टेंगल है, ये आपका एक रेक्टेंगल है, पहली बात तो ये आपसे पूछा गया है, यहाँ पे कुछ वैल्यू दे रखी है, ये है आपके 260 डिग्री, ठीक है, और आपको दिया गया है QTS, ये आपका है 50 डिग्री। बोला गया है आपसे QS यानी कि ये वाली लाइन इसके बराबर है, तो आप खुद सोचो जब ये 50 है तो ये पूरा भी आपका 50 होगा कि नहीं होगा? हाँ, ये बात तो सही है। अब मुझे बताओ, क्या मैं यहाँ से RST एंगल नहीं निकाल सकती क्या? एंगल RST इज इक्वल टू कैसे निकालेंगे मैम? देखो पूरा एंगल 360 होगा, ठीक है, आपको क्या करना है, केवल इतना सा पार्ट निकालना है। तो 360 में से इन सबको ऐड करके सब्ट्रैक्ट कर दो, तो 360 में से 360 डिग्री माइनस ये तो बना 260 प्लस रेक्टेंगल है तो ये 90 डिग्री बनेगा कि नहीं बनेगा? बना, तो ये बना 260 माइनस और ये बन जाए 360 माइनस 350, तो ये कितना आ गया आपके पास 10 डिग्री। ये वाला जो पार्ट है ना, मुझे इतना सा एंगल तो मिल गया है, ये 10 डिग्री है, पहली बात ही खत्म। अब आप खुद सोचो, जब ये पूरा एंगल आपका 50 था यहाँ की वजह से, इतना सा पार्ट 10 है, तो ये वाला पार्ट आपका 40 डिग्री होगा कि नहीं होगा? होगा। ये 40 है तो ये वाला पार्ट आपका 50 डिग्री होगा कि नहीं होगा? $50 डिग्री होगा, ठीक है। अब यहाँ से देखो ये Z बन रहा है, तो ये 50 है तो ये भी 50 डिग्री होगा कि नहीं होगा? Z बन रहा है ना, ये आपके पास अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बन रहे हैं। आपसे क्या पूछा गया है, फाइंड RQT, ये निकालना है। तो आप कुछ सोचो, ट्राइंगल है, ये भी 50 ये भी 50, 100, तो ये बचा 80 होगा, 80 में से 50 है तो ये वाला पार्ट आपका 30 डिग्री हो गया कि नहीं हो गया? तो मतलब पहली वैल्यू आ गई 10, दूसरी आ गई 30, सो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे इसका राइट आंसर फॉर्म हो जाएगा। बताओ कितना आसान क्वेश्चन था, केवल डायग्राम के अंदर ही पूरा क्वेश्चन यानी कि फिगर के अंदर ही पूरा क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया है। चलो, अब यहाँ पे ये क्वेश्चन आपके लिए एज ए होमवर्क है, इसको आप सॉल्व कीजिएगा। देखते हैं, देखिए कितने बच्चों को इसका आंसर समझ में आता है, कितनों को इसमें डाउट रहता है। क्या कहा गया है बता ही दिया है, एरिया ऑफ डिजिटल रेक्टेंगुलर, ये डिजिटल रेक्टेंगुलर बोर्ड दे रखा है, इसकी लेंथ आपको पता है, विड्थ आपको दे रखी है और एरिया ये है, तो आपको यहाँ से लेंथ निकालनी है, ईजिली निकाल लेंगे जो कि आपके पास आएगी 14, ठीक है। मुझे नहीं बताना था पर ठीक है, कोई बात नहीं, थोड़ी सी चीटिंग तो मैं कर सकती हूँ आपके साथ। फिर यहाँ पे देखो, इसमें क्या बोला गया है, उसके फ्लोर को कवर करना है। यहाँ पे टाइल्स कितनी है, 2 मीटर की साइड है, लेंथ ऑफ फ्लोर दे रखी है आपको, ये दे रखी है, ठीक। आपसे क्या कहा गया था, अगर ऐसे क्वेश्चन मैंने स्टार्टिंग में कहा था, तो पूरा फ्लोर का एरिया निकालो, डिवाइड बाय एक टाइल का एरिया, तो कितना आ जाएगा, ये दोनों को डिवाइड करोगे ना आप तो 420 आ जाएगा। मीन ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है, लेकिन ये सॉल्व आपको करना है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन आपके लिए मैं कुछ एक्स्ट्रा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, देखो ये आपके IMO के क्वेश्चन नहीं है, बट ये मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि बहुत बार वीडियोस में मैं आपको एक क्वेश्चन सिखा चुकी हूँ, कॉन्सेप्ट भी आप लोगों को मैं यहाँ पे सिखा चुकी हूँ, दैट्स वाई हम यहाँ पे इनके बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन देखो, यहाँ पे क्या बनेगा आपका, इन द गिवन फिगर AB इज इक्वल पैरेलल है, ये दोनों पैरेलल है। आपसे ALC ये दे रखा है आपको 60 डिग्री, EC इज द बाइसेक्टर, देखो ये Z बन रहा है ना, ये 60 है तो ये भी 30, ये भी 30। LCD ये पूरा एंगल आपको पूछा गया है, ये इसका बाइसेक्टर है, एंड एंगल EF यह लाइन है, EF इज पैरेलल, ये वाली लाइन CD के AB के पैरेलल, तो बेसिकली तीनों लाइन आपस में पैरेलल है। CEF निकालना है, ये 30 है, दो पैरेलल लाइन को एक ट्रांसवर्सल लाइन कट करती है, तो उसके इंटीरियर एंगल का सम कितना होता है बच्चों, 180, ये है तो ये कितना बन जाएगा 150 डिग्री, दैट्स इट। ये फिर मैंने सॉल्व कर दिया, मुझे सॉल्व करना ही नहीं था, कोई बात नहीं, ठीक है। लास्ट के 2 क्वेश्चंस और रिमेनिंग है जो आपके लिए ऐसे होमवर्क कंसीडर हैं, ये फाइनल वाले होमवर्क है, इसमें मजाक नहीं, तो वो आपको घर से सॉल्व करके ही लाने हैं। तो एक तो क्वेश्चन ये वाला देख लीजिएगा, आप स्क्रीनशॉट ले लो चाहो तो, ये पार्ट आप सेव कर सकते हो क्योंकि क्वेश्चन मैंने पहले बहुत बार करा रखा है, यहाँ पे आपको दिख जाएगा इस तरह से,
ये एक बॉक्स बना हुआ है, ये थोड़ा तो दिमाग लगाए ना हम, कहीं तो हम हमारा दिमाग लगाएं। अब सारा ही मैं बता दूंगी तो पता कैसे चलेगा कि आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। ठीक है, एक क्वेश्चन ये आपको सॉल्व करना है और एक क्वेश्चन ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये आपको मेरी एनएमटीसी की वीडियो में भी मिल जाएगा। एनएमटीसी का क्वेश्चन है, थोड़ा डिफिकल्ट है, नहीं आया तो घबराना मत, उससे डाउट में आप पूछ सकते हैं। चलिए, सो बेसिकली ये हमारा आज का सेशन था जो फाइनली आज ओवर हो गया है, मतलब आज का क्लास तो आज कंप्लीट हो गई। अब मिलेंगे हमारे नेक्स्ट सेशन में एक न्यू वीडियो के साथ या एक न्यू टॉपिक के साथ। ओके बच्चों, इन क्वेश्चन की अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ, बाय बाय।